देखिए मध्य प्रदेश पटवारी का 2018 का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं और पार्ट बाय पार्ट करेंगे, यानी कि ये सामान्य ज्ञान से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग जो है वो कौन सा है। तो अगर सबसे पुराने भूभाग की बात करें तो ये जो 4 ऑप्शन हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले है गोंडवाना भूमि। तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। गोंडवाना भूमि जो है वो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग है। यानी अगर हम गोंडवाना भूमि की बात करें तो ये बना हुआ था एमपी, छत्तीसगढ़, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो हम इसको इस तरीके से लिखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा मकाम। इस तरीके से हम इसको जो है वो याद भी रख सकते हैं। तो गोंडवाना भूमि जो है उसके मतलब वो सब दृष्टिकोण से देखा जाए, भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पुराना भूभाग मध्य प्रदेश का यही है, गोंडवाना भूमि। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मकाम, इस तरीके से हम इसको जो है वो ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम गोंडवाना की बात करें तो गोंड जनजाति बहुत प्रमुख जनजाति भी है मध्य प्रदेश की, बहुत प्रमुख जनजातियों में से एक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश के पुराने भूभाग की बात करी। अब दूसरी जो है वो है मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा जो 5 ईयर प्लान्स थे उनका सबका अलग अलग मोटिव था। तो जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो उसका मकसद जो था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। उसके तहत 1965 यानी 1965 में सेकंड 5 ईयर प्लान, हो सकता है आपसे पूछ लें कि भाई किसके तहत हुआ, तो सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत। ठीक है, तो जो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, सेकंड 5 ईयर प्लान के मोटिव से 1965 में औद्योगिक विकास निगम, कौन सा, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज की बात हो रही है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन तक नहीं रहना है, इसके आसपास के जितने पहलू हैं उनको भी देख लेना है। यानी कि 1965 में हुआ है तो सेकंड 5 ईयर जो है प्लान उसके तहत हुआ है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है उसमें पब्लिक सेक्टर और जो तेज़ी से औद्योगिकरण होना है उस पर जोर दिया गया था। और सेकंड 5 ईयर प्लान जो है अगर हम उसकी नॉर्मली बात करें तो पीसी महलनोबिस मॉडल जो है उस पर बिल्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान। तो कुछ चीज़ें जो है उससे आसपास रिलेटेड वो भी हमें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ हम बात करते हैं किसकी, थर्ड क्वेश्चन की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान है, वो तो हमें पता है, लेकिन ये कहाँ स्थित है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो प्रशिक्षण की बात करें, जो वन सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है वो सबसे पहले कहाँ चालू हुआ भाई, देहरादून में चालू हुआ। और पहले वो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से जानते थे हम उसे, किसके नाम से जानते थे, अगर हम 1938 की बात करें तो 1938 में हम इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से जानते थे, जहाँ पर भैया उनकी जो है क्या होती थी, ट्रेनिंग होती थी, उनका प्रशिक्षण होता था। फिर 1987 में उसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी रख दिया गया। कब रखा गया, 1987 में। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, थर्ड वाले का आंसर होगा देहरादून। तो 1938 में सबसे पहले देहरादून में जो है वो एकेडमी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी और वो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से जानी जाती थी। 1987 में जो है उसका नाम जो है वो बदल कर रखा गया। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि 1987 में नाम बदल के रखा हुआ है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से ना होकर दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाए। तो नाम जो है वो उसका 1987 में चेंज हुआ, पहले हम इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से जानते थे और वो देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है ना। तो पटवारी एग्जाम में हम बात की जाए तो जनरल नॉलेज हमारी देखिए कुछ इस आसपास के टर्म्स में हो सकती है, जंगल से रिलेटेड, ज़मीनों से रिलेटेड, जो बेसिक सी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ आपसे जीके में पूछे जा सकते हैं। हमने देखा अभी तक भूमिगत सवाल ज़्यादा पूछे हैं अभी तक, कि हमने 2-3 देखे उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भगवत गीता से। भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड है। ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि अगर हम भगवत गीता की बात करें तो वो ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें हम देखते हैं जो कृष्ण जी हैं और अर्जुन जी हैं उनका आपस में संवाद हो रहा है। ठीक है, तो संवाद है, उस संवाद के तहत यहाँ पर टोटल कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। अगर हम बात करें भगवत गीता की तो उसमें कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं और लगभग सभी कोई जानता है। 18 खंड हैं टोटल। ठीक है ना, अध्याय बोल लीजिए, खंड बोल लीजिए, तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर, 18 है। कितने हैं, 18 है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
इसमें लिखा है बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ है। अब वास्तव में कहाँ है भाई, बाघ के शहर की बात हो रही है कि वास्तव में है कहाँ। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम पुराने, अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखिए कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपको उसके आसपास की चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाएँ ठीक से। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाघ के प्राचीन शहर की। तो बाघ का जो प्राचीन शहर है वो एक्चुअली था कहाँ पर, तो बाघ का प्राचीन शहर धार जिले में इंदौर से 7 किलोमीटर दूर। कहाँ पर है, इंदौर से 7 किलोमीटर दूर। और उसमें हमें सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं भाई, हमें तो पता चल गया कि इंदौर के पास है, ठीक है, किसके पास है, इंदौर के पास। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है इंदौर के पास होने के साथ साथ कि उसमें 9 गुफाएं हैं। हो सकता है आपसे दूसरा रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए। 9 गुफाएं हैं और वो जनरली हम देखें तो दक्षिणी ढलान की तरफ जो है बिल्टअप है। कहाँ पर है, दक्षिणी ढलान की तरफ। इस तरीके से हमें इसका जो है वो ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। बाकी गुफाएं इंदौर के पास हैं, धार जिले में। कहाँ पर है, धार जिले में। इन्होंने तो अभी ये पूछा किसके पास है, हो सकता है किस जिले में है ये भी पूछ लें, तो धार जिले में है। इस चीज़ का हमें भूलना नहीं है। बाकी गुफाएं कहाँ पर है, धार जिले में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है वैश्विक परिवार दिवस। तो वैश्विक परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो अगर हम वैश्विक परिवार दिवस की बात करें तो वो हर साल 1 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 1 जनवरी यानी कि साल का पहला दिन, और पहला हमारे लिए प्रायोरिटी जो होती है जनरली सभी के लिए परिवार होती है। परिवार है तो परिवार से हमारी शुरुआत होती है, तो शुरुआत के तौर पे हम 1 जनवरी को ध्यान रख सकते हैं कि भाई वैश्विक परिवार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। हम सबकी शुरुआत भी परिवार से ही होती है, तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं 7 क्वेश्चन। किस समुदाय ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से भागने के बाद भारत से शरण मांगी। अब ये जीके के क्वेश्चन हैं, जनरल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, तो हम इसके बारे में देखते हैं कि किस समुदाय ने म्यांमार से बड़े पैमाने पर उत्पीड़न के बाद भागा था और यहाँ पर भारत में जो है उनको शरण मिली थी। तो ये है रोहिंग्या। जब हम बात करें रोहिंग्या की, देखिए म्यांमार पास में ही है भारत के, तो रोहिंग्या मुख्यतः म्यांमार के निवासी होते हैं। हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के निवासी मुख्यतः कौन है, रोहिंग्या। तो ये रोहिंग्या जो हैं इन्होंने मुख्यतः क्या करा, वहाँ से निकाले जाने के बाद भारत में शरण ली थी और भारत ने इन्हें शरण दी थी म्यांमार से निकालने जाने के बाद। ये मुख्यतः रोहिंग्या जो है तो म्यांमार के निवासी थे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय। तो ऐसे कौन से भारतीय हैं जिन्होंने 6 खेलों में प्रतिस्पर्धा की, तो वो था लिएंडर पेस। हम 2018 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो उस समय की बात करें तो यहाँ पर अभी ये जो हम किसकी बात करेंगे, लिएंडर पेस। जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा है, ये सारे ऑप्शन हैं, इसमें लिएंडर पेस जो है वो एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा की और टोटल 7 जो गेम्स हैं उनके लिए क्वालिफाई हुए थे, उन्होंने भाग लिया था, इन्हें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और वो कौन कौन से ईयर्स में थे, ठीक है, इनकी बात करें तो 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012 एंड 2016, ठीक है। ये जो था इनके पूरे टोटल 7 ओलंपिक गेम्स का ईयर्स थे। इसके बाद फिर ये 2018 में सवाल पूछा गया, 2016 में लास्ट इन्होंने खेला था, ठीक है। तो ये टोटल इनका रहा, सबसे ज़्यादा बार खेलने वाले, सबसे ज़्यादा बार प्रतिस्पर्धा करने वाले लिएंडर पेस थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना जो है वो हुई थी 1942 में। कब हुई थी, 1942 में, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ हम बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये सवाल ही बन सकता है। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1942 में। और 1942 में इनकी स्थापना राष्ट्रवादियों ने की थी। किसने की थी, राष्ट्रवादियों ने। तो राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हुई थी इसकी स्थापना दक्षिण पूर्वी एशिया में।
दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसकी स्थापना की थी और इसका मेन मकसद क्या था? अगर हम इसके मोटिव की बात करें तो इसका मोटिव जो था वो था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाना। ठीक है, क्या मकसद था इसका? आईएनए का मकसद था भारतीयों को ब्रिटिशर्स से मुक्ति दिलाना। भारत हम 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि इनका मोटिव क्या था? भारतीय जो हैं उनको से ब्रिटिशर्स से मुक्ति दिलाना इनका मेन मोटिव था। तो यहाँ पर इसके तहत 1942 में जो है वो इस्टेब्लिश हुए। 5 साल बाद ही हम लोग ये इंडिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा किला है? अब हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े किले की, तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है किला? भारत का सबसे बड़ा किला जो है चित्तौड़ का किला है। इधर पर इसकी बात करें, चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो भारत का सबसे बड़ा किला है और वो राजस्थान के चित्तौड़ में है। ठीक है, मेवाड़ राजाओं की राजधानी थी चित्तौड़। चित्तौड़ किसकी राजधानी थी? चित्तौड़ थी मेवाड़ के राजाओं की राजधानी। तो मेवाड़ राजाओं की राजधानी थी चित्तौड़ और उन्हीं का ये किला है। और यहाँ पर सबसे पुरानी धरोहरें आपको मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ा और सबसे मतलब अच्छी जो यहाँ पर धरोहर है, तो ये चित्तौड़गढ़ के किले की बात। नेक्स्ट बात हो रही है विशाल सिक्का की। विशाल सिक्का हाल ही में समाचार में थे। तो ये हाल ही में समाचार में 2018 में थे। क्यों थे भाई ये 2018 में समाचार में? 2018 में इसलिए समाचार में थे क्योंकि वहाँ पर ये इन्होंने क्या किया था, इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस के सीईओ और एमडी के पद से जो है वो इस्तीफ़ा दिया था। इसलिए जो थे वो समाचार में थे उस समय। कब? ये 2018 की बात हो रही है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में इन्फोसिस के सीईओ और एमडी जो हैं वो है सलिल पारेख। कौन है? सलिल पारेख जी हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि करेंट में कौन है भाई। तो इन्फोसिस के करेंट में सीईओ बहुत बड़ी, हमारी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक जो है वो इन्फोसिस है। और आज के वर्तमान के एमडी और सीईओ सलिल पारेख जी हैं। और उस समय विशाल सिक्का जी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। वो 2018 में चर्चा हुई, ठीक है। और वो 2018 की बात है। अभी हम पेपर सॉल्व करें कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है नोटिस करने वाला वो है प्राप्त करता नहीं है। कई बार हम बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं तो इस चक्कर में हम ये गड़बड़ कर देते हैं कि नहीं तो पढ़ना भूल ही जाते हैं। भाई कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है पढ़ लेते हैं, नहीं को भूल ही जाते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है कि भाई इनमें से ज़्यादातर को मिला हुआ है, किसको नहीं मिला है वो कौन है, उसका नाम हमें बताना है। तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शंकर कुरूप जी को, आशापूर्णा देवी जी को, शिवराम कारंत, इन सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें तो वो आधुनिक हिंदी साहित्य जो है उसके बहुत प्रमुख कवि, उपन्यासकार, कहानीकार थे। उनको पद्म विभूषण मिला। अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी कवि, बहुत प्रमुख कवि थे और उनको किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से। तो ये हमें पता होना चाहिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे 101%। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप। अब हम बात करें तो नदी द्वीप महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर। बिना सोचे समझे आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर जो कि इंदौर ज़िले में है, वो प्रमुख नदी द्वीप है। और ये जो ओमकारेश्वर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी पे ये स्थित है। नर्मदा नदी बहती है यहाँ पर और ये बहुत प्रमुख नदी द्वीप है। आप देखेंगे, आप नाव से नदी पार कर जाते हैं दर्शन के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये हम सभी को बताना चाहिए कि ओमकारेश्वर जो है वो एक नदी द्वीप है, ठीक है। एक नदी द्वीप है जो कि नर्मदा किनारे पर स्थित है। ओमकारेश्वर इंदौर ज़िले में है। तो ये सारी डिटेल्स भी हमें आसपास की पता होनी चाहिए।
ये नहीं कि सिर्फ हमने इतना रट लिया, नो नो, हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है, हमें अपने मध्य प्रदेश को समझना है, हम जो एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं उसकी डिटेल को समझना है। हमें बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन हमें डिटेल्स तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वो डिटेल्स जो ज़रूरी है कि भाई ओमकारेश्वर है, ठीक है, इंदौर ज़िले में है, वी शुड नो दिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सवाल था 2018 का, भाई हमने पेपर सॉल्व कर लिया। नो, थोड़ा आसपास की डिटेल्स भी हमें लेकर चलना है, जिससे हमें आइडिया बना रहेगा कि भाई पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हम देखेंगे जीके से 20 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। अब 14 क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहा जाता है भाई। और बच्चे बच्चे को पता है, भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। हम बोलते हैं बड़ा तालाब, छोटा तालाब। झील की बात करें तो ये मतलब यहाँ पे इसको बोला ही झीलों का शहर जाता है। और इसमें भोजताल जो है वो बहुत प्रसिद्ध भी है। इसमें राजा भोज की मूर्ति है, तो भोजताल के नाम से प्रसिद्ध भी है, सभी लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो भोपाल हो गया। शिवपुरी में करवाला क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो शिवपुरी में करवाला जो है वो एक जो है पर्यटन केंद्र है। शिवपुरी में अगर हम करवाला की बात करें तो पर्यावरण पर्यटन केंद्र है, ठीक है। पर्यटन केंद्र तो है, पर्यावरण पर्यटन केंद्र, ठीक है ना। जाइए, अच्छे से घूम सकते हैं आप, अच्छा लगेगा आपको भी वहाँ पर, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है हमारा, उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। भाई ऐसा कौन सा है। अब बादल महल की बात करें तो भाई हमें महलों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे के सारे महल जो हैं वो कहाँ पर हैं भाई, वो हमें लगता है कि राजस्थान में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि मध्य प्रदेश में अगर हम बादल महल की बात करें तो बादल महल मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध किलों में से है, और ये चंदेरी में है, ठीक है। चंदेरी में है और राहतगढ़ किले के नाम से फेमस है। देखो कुछ पॉइंट जो है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। कहाँ पर है चंदेरी, किस नाम से फेमस है, चंदेरी में है, और ये किस नाम से फेमस है, राहतगढ़ किले के नाम से। कौन से किले के नाम से, राहतगढ़। तो ये आसपास की 2-3 डिटेल्स ही तो नहीं हमने, क्या प्रॉब्लम है। तो भाई ये तो हो गया राहतगढ़ किला, बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। राहतगढ़ किला है जैसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है, और ये चंदेरी में है, ठीक है। हो सकता है ये छोड़कर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राहतगढ़ किला कहाँ पे है, तो कहाँ पर है, चंदेरी ज़िले में, ठीक है ना। बादल किले को राहतगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा पाया कहाँ जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है बारहसिंगा वो पाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर मिलता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए भाई। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन है, बारहसिंगा। भाई आप लोग तैयारी करें, आपको सब पता होगा। स्टिल इन डिटेल्स को आप रिपीट करते चलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मध्य प्रदेश का राज्य पशु, ये भी तो सवाल बन सकते हैं ना। तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा, और बारहसिंगा आपको जनरली जो है वो कहाँ पर मिलेगा देखने के लिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर मिलेगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बारहसिंगा कहाँ पर देखने को मिलेगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और ये मंडला ज़िले में है। अगर हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हो सकता है आपसे ये सवाल ही पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मंडला ज़िले में। आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, जब हम बात करें कान्हा की तो सभी को पता भी हमारे कान्हा जी जो हैं वो बहुत चंचल है, उनका मन बहुत चंचल है, तो उनका मन जो है वो डोलता रहता है। तो मन डोलता रहता है तो मंडला में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा रहता है तो हम अपने दिमाग में विजुलाइज कैसे करें, उसको याद कैसे करें। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको याद रख सकते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मंडला ज़िले में है, ठीक है। और बारहसिंगा यहाँ पे पाया जाता है, ओके। तो इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये है, भारत के जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक हैं, महालेखा परीक्षक यानी कैग की बात करें, CAG, ये इनको नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है। भाई ये अपने आप में बहुत बड़ा पद है। जब भी कोई बहुत बड़ा पद होता है तो हमें थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए कि इनकी नियुक्ति और इनकी पद मुक्ति, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है। और बेसिक सा क्वेश्चन है, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो हम कैग की बात करें वो भी भारत के,
तो इनको कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। जब हम राज्य लेवल की बात करते हैं तो राज्य लेवल पे राज्यपाल का बहुत बड़ा योगदान, मतलब बहुत बड़ी पद है जो हम बात करें तो एक बहुत बड़े अधिकार जो राष्ट्रपति के पास होते हैं, बहुत अधिकार नियुक्ति वगैरह के, वो राज्य में राज्यपाल के पास होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि राज्य की बात की जा रही है या भारत की बात की जा रही है। तो भारत के कैग की बात हो रही है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, तो इनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर राज्य तो है नहीं है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, लोकसभा, हर तरीके के आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने आपको कन्फ्यूज़ नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने आपको कंफ्यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब बात करना दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। तो सभी को मालूम है, ये नाम सुनने में आता जाता रहता है। दतिया में पीताम्बरा देवी जी की शक्तिपीठ है, बहुत फेमस शक्तिपीठ है, सभी जानते हैं। तो पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ है? दतिया में। अब बात करते हैं चंदेरी के संस्थापक की। तो चंदेरी के संस्थापक कौन थे? राजा कीर्तिपाल थे। तो ये तो अभी 2018 में पूछा गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए चंदेरी के संस्थापक, तो आपको पता होना चाहिए कौन है? कीर्तिपाल। तो ये चांदी की अपने आप में कीर्ति होती है, कीर्ति एक यश टाइप का होता है। तो हम इस तरीके से चंदेरी से कीर्तिपाल ध्यान रख सकते हैं। तो चंदेरी के संस्थापक थे राजा कीर्तिपाल, और इनका राजवंश जो था वो था प्रतिहार। ठीक है, हम चांदी का क्या बना सकते हैं? हार बना सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे, हम चांदी का क्या बना सकते हैं? हार। तो यहाँ पे राजवंश जो था वो प्रतिहार था। कौन सा था? प्रतिहार। प्रतिहार राजवंश के थे वो। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हम याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि हम कैग की बात कर रहे थे, तो कैग की बात करने में मैं एक बार आपको एक चीज़ और बता दूं साथ ही साथ, कि ये अभी प्रेजेंट में जो है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जो है अभी कैग है जिन राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। तो दूसरी चीज़, ये 14th नंबर के जो हैं वो महालेखा परीक्षक हैं, और 8 अगस्त 2020 को इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये मैंने आपको बताया कौन से नंबर के हैं, ये 14th नंबर के हैं, और इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और 8 अगस्त 2020 को इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी, जो मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये हमारा सामान्य ज्ञान का पोर्शन था 2018 के पेपर का। इसके इस क्वेश्चन पेपर के मैं मैथ्स के क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ अपने मैथ्स के चैनल पे, लेकिन इस पर भी मैं पेपर के साथ पूरा कंप्लीट करूँगी। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन थ्योरेटिकल ही लेंगे, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये वाले, इनको मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।